हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे टॉपिक्स हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 31 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा ये टॉपिक्स हम पहले लास्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपको ध्यान हो लास्ट वीडियोस में मैंने एक बात भी बताई थी, अगर वर्ड नजर आ जाए विद रिप्लेसमेंट तो इसका मतलब इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर वर्ड नजर आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट तो इसका मतलब हमें वहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करनी है। तो इस एक्सरसाइज में भी हम इन्हीं टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 31.5 से क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 2 balls आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, हम ऑब्जेक्ट फिर से रख देंगे वापिस, जिसकी वजह से सैंपल स्पेस इफेक्ट नहीं होगा। सैंपल स्पेस इफेक्ट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी। जब किसी इवेंट से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क ना पड़े, इफेक्ट ना हो, तो उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो विद रिप्लेसमेंट नजर आ जाए तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, तो टोटल 18 बॉल्स हैं। 2 बॉल ड्रॉ करनी है, 2 बॉल ड्रॉ करनी है तो इसका मतलब हमें 2 इवेंट मानने हैं। बेटा पहले आंसर बनाएंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। बेटा विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट इन सब में ऑर्डर मैटर करता है। मतलब यह है कि पहले ब्लैक बॉल सेलेक्ट की तो कितनी बनेगी प्रोबेबिलिटी, 10/18। आप 10C1/18C1 भी लिख सकते हो बेटा। तो ये जो ब्लैक बॉल सिलेक्ट की थी वापिस बैग में रख दी है विद रिप्लेसमेंट। तो अब यहां से एक ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद दूसरी क्या सिलेक्ट करनी है, रेड। तो रेड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/18। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे हम रेड बॉल सिलेक्ट करें तो प्रोबेबिलिटी 8/18, फिर इस रेड को वापस रख दिया, फिर बैक से हम क्या सिलेक्ट करें, ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी 10/18। बेटा ये आंसर बना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 40/81। ये तो कैलकुलेशन है, आप अरेंज करोगे। तो बेटा अब इस आंसर की हेल्प से हम रिवर्स लिखना शुरू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले ब्लैक बॉल का सिलेक्शन किया फिर रेड, या फिर पहले रेड देन ब्लैक। तो पहले ब्लैक बॉल का सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड R2, ये बनेगा बेटा। B1 का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमने रेड ब्लैक बॉल सेट किया और सेकंड टाइम पर रेड बॉल, या फिर 8/18 लिखा है तो फर्स्ट टाइम पर क्या सेट किया है, रेड बॉल, देन फिर किसकी टर्न रही है, ब्लैक बॉल। तो 1-2 स्किप बता रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्न पे ब्लैक है या फर्स्ट टर्न पे रेड बॉल का सिलेक्शन है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी, B1 इंटरसेक्शन R2, पहले ब्लैक देन रेड, या फिर पहले रेड देन ब्लैक। ये मतलब है ना बेटा। इन स्क्रिप्ट की वजह से इवेंट के नाम लिखे हैं। लेट BI स्क्रिप्ट में I = 1,2 डिनोट्स इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन ith ड्रॉ। अगर B1 होगा तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक है, B2 है तो सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल सेलेक्ट हुई है। सिमिलरली I = 1,2 डिनोट्स इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन ith ड्रॉ। तो R1 का मतलब फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल, R2 का मतलब सेकंड ड्रॉ में रेड बॉल। तो बेटा आंसर हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है, देन रिवर्स आप लिखोगे तो ये बातें अरेंज की जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बना 40/81। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, स्कूल लेवल पे जब इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो आप ये ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, बिकॉज B1 R2 and R1 B2 are independent events. These are independent events. B1 R2 तभी ये इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बना है, और R1 B2 ये इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बना है। These are independent event. तो इस बात का ध्यान रखोगे कि स्कूल लेवल पे रीजन लिखना होगा। तो आंसर बना बेटा फाइनली 40/81। क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ पार्ट, Kamal and Monica appeared for an interview for 2 vacancies. The probability of Kamal selection is 1/3 and that of Monica selection is 1/5. Find the probability that only one of them will be selected.
बेटा ओनली वन का मतलब है या तो कमल का सिलेक्शन होगा या फिर मोनिका का। कमल का सिलेक्शन जब हो रहा है तब मोनिका का सिलेक्शन नहीं होगा, मोनिका का सिलेक्शन होगा तब कमल का सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले आंसर बनाते हैं। मतलब ये बना कमल का सिलेक्शन, कमल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो उस समय मोनिका का सिलेक्शन नहीं होगा। मोनिका का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो इसका कंप्लीमेंट प्लस अनदर केस ना, या फिर मोनिका का सिलेक्शन होगा 1/5, तो उस समय कमल का सिलेक्शन नहीं होगा। डेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3। बेटा अब इसी को कन्वर्ट करते हैं। 1/3 प्रोबेबिलिटी है कमल सिलेक्शन की, तो हमने ए इवेंट मान रखा है कमल सिलेक्शन, बी इवेंट मान रखा है मोनिका सिलेक्शन का। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। जब कमल का सिलेक्शन है तब मोनिका का सिलेक्शन नहीं है, कंप्लीमेंट, और जब मोनिका का सिलेक्शन है तब कमल का सिलेक्शन नहीं है। तो बेटा अब यहां से जब प्रोबेबिलिटीज गिवन हो तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि कमल सिलेक्ट हो या ना हो मोनिका की सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1/5 ही रहेगी। मोनिका सिलेक्ट हो या ना हो उसे कमल के सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी 1/3 ही रहेगी। जब प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही है तो इसमें ये इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट है तो इसका इंटरसेक्शन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। मतलब ये है जब इवेंट ए अगर करेगा बी अगर नहीं करेगा, कमल सिलेक्ट होगा मोनिका सिलेक्ट नहीं होगी, या फिर जब मोनिका सिलेक्ट होगी तब कमल सिलेक्ट नहीं होगा। बेटा ए और बी इवेंट इसी बेस पर लिखे सिलेक्शन, तो अब इसका कैलकुलेशन तो ये बन गया 4/5, तो ये बन गया 4/15, 2/3, 2/15 that is 6/15 that is equal to 2/5। बेटा इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो इसका इवेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज ए कोमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं आई डॉट ई डॉट लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इट इंप्लाइज ए कंप्लीमेंट कोमा बी कंप्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या है इनके इंडिपेंडेंट। तो बेटा आंसर बना 2/5। क्वेश्चन नंबर 10, A and B toss a coin alternately till one of them gets a head and wins the game। बेटा हेड आने पर गेम विन का कंसेप्ट लिखा हुआ है, टेल पर गेम लॉस का कंसेप्ट होगा। इफ ए स्टार्ट्स द गेम, गेम को ए शुरू करेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन द गेम। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में बी विंस द गेम। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड आएगा तो विन द गेम का कंसेप्ट लिखा हुआ है बेटा, तो ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 - 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/2। तो बेटा पहले एक रफ आइडिया लिखते हैं। गेम को ए शुरू करेगा और हमें विनिंग का जो हमारे पास कंसेप्ट है किसके लिए बी के लिए। ए शुरू करेगा जीतवाना तो बी को ही है, तो इसका मतलब ए हारना चाहिए, उसके बाद बी की टर्न बी जीत जाए। क्रॉस का मतलब ये हार गया, उसके बाद बी की टर्न बी जीत गया, क्योंकि बी विन की प्रोबेबिलिटी ऊंची है ना बेटा, और गेम को ए शुरू करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है ए हार गया, फिर बी की टर्न आई बी भी हार गया, फिर ए की टर्न आई ए हार गया, फिर बी जीत गया। ये हो सकता है, जितवाना तो बी को ही है। तो बेटा बी के लिए जो पोजीशंस है वो कौन कौन सी होगी, एक तो सेकंड प्लेस पर आकर जीत सकता है, या फोर्थ पोजीशन पे, या सिक्स्थ पे, या एट्थ पे, या 10th पे इवन पोजीशन आएगी। या फिर ये हो सकता है कि पहली 5 टर्न तक सब हारते रहे, ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए की टर्न ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, और अब बी जीत गया एंड सो ऑन। ये कंसेप्ट चलता रहेगा। और सेकंड प्लेस पर बी जीत जाए, फोर्थ प्लेस पर, सिक्स प्लेस पर एंड सो ऑन। तो बेटा ए के हारने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, ए हारने का मतलब टेल आया होगा, क्योंकि ए एंड बी टॉस ए क्वाइन ऑल्टरनेटली, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, हारने मतलब यहाँ टेल आया, बी के जीतने मतलब क्या आ गया होगा हेड, क्योंकि लिखा है वन ऑफ देम गेट्स ए हेड एंड विंस द गेम, हेड आने पर विनिंग है। तो फिर
ए हार गया मतलब टेल आया होगा, बी ने जब टॉस किया फिर टेल आ गया होगा, बी हार गया फिर ए की टर्न, फिर टेल आ गया, ए हार गया फिर बी की टर्न, हेड आ गया, बी जीत गया। हेड टेल से ही चलेगा आंसर तो बेटा ये रफ आइडिया बना लिया इसकी हेल्प से। ए हारने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आया होगा, उसके बाद बी जीत गया, बी जीतने की प्रोबेबिलिटी हेड आया होगा, या फिर ए हार गया मतलब टेल, बी भी हार गया फिर टेल आया होगा, ए हार गया टेल, बी जीत गया हेड। ये कंसेप्ट चलेगा, यहां से रीड कर रहा हूं मैं इन बातों को। फिर ए हार गया, ए हारने का मतलब क्या टेल आया होगा, फिर बी भी हार गया टेल आया होगा, ए हार गया टेल, बी हार गया टेल, फिर ए हार गया टेल, फिर बी जीत गया, जीतने वाला हेड एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा अप टू इंफिनिटी। मे बी 8th प्लेस पर जीते, मे बी 10th पे, 20th पे, 100th प्लेस पर या 1000 प्लेस पर, इवन प्लेस पे टर्न आएगी ना बी की, तो सो ऑन अप टू इंफिनिटी ये कंसेप्ट चलता रहेगा। तो बेटा पहले इससे इवेंट बैलेंस कर लें। तो पहले ए हारना चाहिए, ए हारने का मतलब क्या है, टेल आना, टेल आने का मतलब क्या है, ई का मतलब हेड है तो ई कॉम्प्लीमेंट हुआ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, तीनों बार टेल आया, 4 टाइम पर हेड, क्योंकि बी 4th प्लेस पर जीतेगा, या फिर 6th प्लेस पर हेड आया होगा, तो उससे पहले 5 प्लेस पर क्या रहा होगा टेल, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, कितनी बार आएगा ये 5 टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस ऑन अप टू इंफिनिटी। यही चलेगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब टेल आना, और पहले इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब पहले ए कॉइन को टॉस करेगा देन बी, ए स्टार्ट्स द गेम। तो बेटा अब यहां से ई अकर करे या ना करे, ई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, ई कॉम्प्लीमेंट अकर हो या ना हो उससे ई की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/2, प्रोबेबिलिटी तो इफेक्ट नहीं होंगी। तो अब यहां से आप ये लिख सकते हो इंटरसेक्शन की टर्म्स में, ये चॉइस है। लेकिन एक डाउट हो जाता है कई बार, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई लिखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई तो 5 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0, तो उसका कंफ्यूजन मत समझना, वो आपको आइडिया समझ होना चाहिए। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए ने टॉस किया तो क्या आ गया हेड, फिर बी ने टॉस किया तो क्या है टेल, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पी ब्रैकेट में बी विंस द गेम, बस ये लिख दिया मैंने, यहां से शुरू कर दिया। तो बेटा आप देख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 की पावर 4, फिर 1/2 की पावर 6 प्लस ऑन अप टू इंफिनिटी। इट इज ए जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विद कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर, ए अपॉन 1 माइनस आर, that is 1/3. So 1/3 is the required answer. Question number 13. In a family, the husband tells a lie in 30% cases and the wife in 35% cases. Find the probability that both contradict each other on the same fact. बेटा इसका मतलब ये है, contradict का मतलब जब हस्बैंड करेक्ट है तब वाइफ रॉन्ग है। कॉन्ट्राडिक्शन तभी बनेगा किसी कंसेप्ट पे या किसी स्टेटमेंट पे, और जब वाइफ करेक्ट है किसी स्टेटमेंट पे तो उस समय हस्बैंड रॉन्ग है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो 2 केस बने। तो बेटा हस्बैंड और वाइफ 2 केस के लिए 2 इवेंट मान ली, लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट हस्बैंड टेल्स ए लाई एंड बी डिनोट्स द इवेंट दैट वाइफ टेल्स ए लाई। हस्बैंड के लाई बोलने की प्रोबेबिलिटी है 30%, तो प्रोबेबिलिटी बनी 30/100, और वाइफ की प्रोबेबिलिटी है लाई बोलने की 35%, दैट इज 35/100। बेटा पहले आंसर बनाते हैं फिर एग्जैक्ट लिखेंगे। क्या आइडिया बना कॉन्ट्राडिक्ट के लिए, जब हस्बैंड रॉन्ग है उस समय पर वाइफ क्या है करेक्ट है, तो रॉन्ग होने का मतलब टेलिंग ए लाई, तो उस समय वाइफ सही होने का मतलब क्या है, लाई की प्रोबेबिलिटी है तो कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 35/100, या फिर या का मतलब ऐड करना अनदर केस। या ऐसा हो सकता है जब वाइफ झूठ बोल रही है तो उस समय हस्बैंड क्या हो सच बोल रहा हो, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 30/100। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, पहले मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। 30/100 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 माइनस 35/100 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट।
ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। जब एक सही है तो दूसरा गलत है, जब दूसरा सही है तो पहला गलत है। इस तरीके के दो आइडियाज। तो बेटा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जब हस्बैंड लाई बोल रहा है तो उस समय पर वाइफ क्या हो, सही हो। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वाइफ टेलिंग ए लाई तो इवेंट बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट वाइफ सही है। या फिर वाइफ टेलिंग ए लाई तो उस समय साइमल्टेनियसली हस्बैंड क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, मतलब स्पीकिंग ट्रूथ। तो अब यहां से इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। बेटा ए की प्रोबेबिलिटी अगर करे या ना करे, बी की प्रोबेबिलिटी तो 35/100 ही रहेगी, और बी की प्रोबेबिलिटी अगर करे या ना करे, ए की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 30/100। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रही, तो इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां से इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, बिकॉज ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई डॉट ई डॉट लिख रहा हूं बेटा, पूरा लिख लेना। इट इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट कॉमा बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये ब्रैकेट में रीजन हो गया। तो बेटा ये सब कनेक्ट हो गया। मेनली आंसर लिखना आना चाहिए बेटा, रिवर्स तो हम बैलेंस कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन है 0.3 1 माइनस 0.35 डेट इज 0.65 डेट इज 0.35 इंटू 0.7 ये बना। तो अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें, डेट इज 0.195 कुछ ऐसा बनेगा। अब यहां से प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 0.245 ये बना, डेट इज इक्वल टू 0.44। कैलकुलेशन है बेटा, आप बना सकते हो। सो 0.44 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए बैग कंटेन्स 7 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। तो बेटा टोटल 16 बॉल्स हैं। 4 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, सैंपल स्पेस इफेक्ट होगा इसमें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 बॉल्स आर ब्लैक, कम से कम 3 बॉल ब्लैक होनी चाहिए। और ड्रॉ कितनी करनी है, 4 बॉल्स आर ड्रॉ, 4 बॉल ड्रॉ करनी है जिसमें कम से कम 3 ब्लैक हो। तो बेटा 2 केस बनेंगे, 3 ब्लैक एक अदर कलर बॉल, या फिर 4 ब्लैक हो। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। तो कम से कम 3 ब्लैक हो, एटलीस्ट 3 आर ब्लैक। तो फोर्थ क्या होगी, अदर कलर, क्योंकि 4 बॉल्स आर ड्रॉन, बॉल हमें 4 ड्रॉ करनी है। तो बेटा अब यहां से पहले आंसर बनाते हैं। फर्स्ट प्लेस पर ब्लैक बॉल मिल जाए, साइमल्टेनियसली सेकंड भी ब्लैक बॉल मिले, थर्ड भी ब्लैक बॉल, कम से कम 3 ब्लैक होनी चाहिए, और अदर कलर बॉल। फोर्थ प्लेस पर अदर कलर, अदर कलर के लिए इवेंट ए मान लेंगे और बी ब्लैक के लिए। या फिर ये हो सकता है पहले प्लेस पर भी ब्लैक बॉल, सेकंड पे भी ब्लैक, साइमल्टेनियसली थर्ड पे भी ब्लैक, फोर्थ पे भी ब्लैक। इंटरसेक्शन मतलब होता है साइमल्टेनियस अकरेंस, जब कंपल्शन हो कि हाँ इसके बाद सेकंड टास्क करना ही है, इसके बाद थर्ड टास्क करना ही है, तो इंटरसेक्शन। तो अब यहां से बेटा मैंने ये लिखा है BI डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक बॉल इन ith ड्रॉ। तो इसका मतलब B1 फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल, B2 मतलब सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल, एंड सो ऑन। AI denotes the event of drawing a ball of any color except black in ith draw। तो A1 लिखता हूं कहीं पर, तो अदर कलर बॉल होगी फर्स्ट ड्रॉ में। A4 लिखा है तो अदर कलर बॉल इन फोर्थ ड्रॉ। बेटा इसके 4 केस बनने थे। 4 केस कैसे समझो, A4 A1 भी हो सकता था, पहले अदर कलर फिर 3 ब्लैक। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। पहले अदर कलर A1 फिर B1 B2 फिर B2 B3 B4, या फिर सेकंड बॉल अदर कलर हो, या थर्ड बॉल अदर कलर हो, या फोर्थ बॉल। तो एक बॉल अदर कलर बाकी 3 ब्लैक, फर्स्ट अदर कलर बाकी 3 ब्लैक, सेकंड अदर कलर तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ब्लैक 3 ब्लैक रहेंगी, थर्ड अदर कलर तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ब्लैक, फोर्थ अदर कलर तो पहली 3 ब्लैक। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, 4 केस। दैट्स वाई 4 मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें। ये बात क्लियर है। यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, फर्स्ट प्लेस पे ब्लैक, सेकंड पे ब्लैक, थर्ड पे ब्लैक, फोर्थ पे ब्लैक, तो ब्लैक ही चल रहा है ना। यहां पर केस मैटर करेगा, पहले अदर कलर फिर ब्लैक, या पहले 3 ब्लैक लास्ट में अदर कलर। तो A4 A1 भी बन सकता है, A2 भी, A3 भी, A4। तो 4 प्लेसेस पॉसिबल हैं इस टास्क के। दैट्स वाई 4 केसेस आर पॉसिबल, 4 से मल्टीप्लाई किया।
ये बात ध्यान रखनी है, इस पे मैंने स्टार भी मार्क कर दिया है, इसका ध्यान रखना। यहां पर मैं ये भी लिख सकता था A1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 इंटरसेक्शन B4, तो फर्स्ट प्लेस पर अदर कलर, तो 4 केस बनाने की जगह इंटू 4 करते हैं, एक ही मतलब बनेगा। तो बेटा अब यहां से विदाउट रिप्लेसमेंट नजर आ जाए तो कौन सी थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो ये बनेगा P ऑफ B1 इंटू P ऑफ B2 जब B1 अगर कर चुका है फॉर गिवन B1, क्योंकि सैंपल स्पेस इफेक्ट होगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। फिर P ऑफ B3 उससे पहले कौन कौन अगर कर चुका है, B1 एंड B2। फिर P ऑफ A4 उससे पहले अगर कर चुका है B1 एंड B2 एंड B3। ये बात क्लियर, ये एग्जैक्ट लिखने का तरीका बेटा, डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 टाइम है सम का। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B4। बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, मल्टीप्लाई होगा, प्लस के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 फॉर गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 फॉर गिवन B1 एंड B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B4 फॉर गिवन B1 एंड B2 एंड B3 एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ये नेक्स्ट क्लियर है बेटा, आंसर लिखते हैं 4 टाइम। फर्स्ट प्लेस पर ब्लैक बॉल मिले, ब्लैक बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 16, तो 5/16। सेकंड पे भी ब्लैक मिले, विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा, तो एक ब्लैक को हम बाहर रख चुके हैं, तो कितनी बॉल रह गई 15, तो सैंपल स्पेस तो 15 का रह गया, और ब्लैक कितनी रह गई 4, क्योंकि पहली ब्लैक थी ना विदाउट रिप्लेसमेंट, एक ब्लैक को बाहर रख दिया तो 4 ब्लैक। अब सेकंड ब्लैक को भी बाहर रख दिया है, तो सैंपल स्पेस में कितनी बॉल रह गई हैं 14, तो ब्लैक कितनी बचेंगी 3। अब इसके बाद इस ब्लैक को भी बाहर रख दिया, तो सैंपल स्पेस में कितनी बॉल है 13। लेकिन इसके बाद है A4 अदर कलर, बेटा अदर कलर तो 7 + 4 11 ही रहेंगी, ब्लैक कम हो रही है बार बार, तो ये 11। तो बेटा ये इस फर्स्ट प्रोडक्ट का आंसर है। इससे कंफ्यूज मत होना कि शायद पहले हम A1 लिख देते फिर B2 B3 B4 की बात, तो आंसर में चेंज आता, आंसर सेम रहेगा बेटा, उससे कंफ्यूज मत होना, बनाकर भी चेक कर सकते हो। अब इसकी टर्म B1 पहले ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 5/16, बेटा चारों ब्लैक है, विदाउट प्लेसमेंट एक कम होती रहेगी 4/15, 3/14, देन 2/13, ये बना। अब 16, 15, 14, 13, तो बेटा आप ये देख सकते हो एलसीएम तो सेम रहेगा। एक और बात 5 × 3 15, ये मैं कैंसिल कर सकता हूं, 5 × 3 15। अब कैलकुलेशन बनाओगे बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बनाना आप जानते हो, आंसर बनेगा 23/364, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। Question number 21. A can hit a target 3 times in 6 shots. B can hit a target 2 times in 6 shots. And C can hit a target 4 times in 4 shots. तो बेटा 3 पर्सन के लिए 3 इवेंट मान लिए। E1 denotes event that A hits the target. E2 denotes event that B hits the target. And E3 event for C hits the target. तो बेटा E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 times in 6 शॉट, दैट इज 3/6, 1/2 प्रोबेबिलिटी। B के हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 times in 6 शॉट्स, दैट इज 2/6, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन गई 2/6, दैट इज 1/3। और E3 इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4 times in 4 शॉट्स, 4/4, दैट इज 1। इसके बाद लिखा बेटा दे फिक्स ए वॉली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2 पर्सन। कम से कम 2% टारगेट हिट करे, एटलीस्ट 2, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, पर्सन 3 है ABC, तो इसका मतलब या तो एग्जैक्टली 2% हिट करे या फिर एग्जैक्टली 3%, 2 केस बनेंगे। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 3%, तीनों हिट करें, पर्सन ही 3 है, 4 का तो केस बनेगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2% हिट करें टारगेट को, या फिर या का मतलब और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब ऐड करना, केसेस हैं। Probability that exactly 3% hit the target. तो बेटा exactly 2% hit the target का मतलब क्या होगा,
कि बी और सी हिट करें तो ए हिट ना करे। E1 कंप्लीमेंट साइमल्टेनियसली E2 एंड E3। E2 E3 अगर करने मतलब क्या है, बी और सी हिट कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है बी हिट ना करे, ए सी हिट करे। तो E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E3, या फिर ये हो सकता है कि सी हिट ना करे तो ए बी हिट करेंगे, इंटरसेक्शन E3 कंप्लीमेंट। यहां बेटा ये तीन केसेस एग्जैक्टली टू के, या फिर एग्जैक्टली तीनों पर्सन हिट करें। तीनों हिट करने मतलब क्या, E1 भी अगर करे साइमल्टेनियसली, E2 भी साइमल्टेनियसली, E3 भी साइमल्टेनियस का मतलब है सभी अगर करने चाहिए इंटरसेक्शन। तो बेटा E1 अगर करे या ना करे E2 की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 रहेगी। E2 अगर करे या ना करे E1 E3 की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब इवेंट्स के अकर करने या ना अकर करने से अदर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो P ऑफ E1 कंप्लीमेंट इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3 प्लस P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 कंप्लीमेंट इंटू P ऑफ E3 प्लस P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E3 कंप्लीमेंट प्लस ये बनेगा बेटा PE1 इंटू PE2 इंटू PE3। ब्रैकेट में क्या रीजन लिखेंगे, रीजन लिखना होगा बिकॉज E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई डॉट ई डॉट लिखा है, कंप्लीट लिखना। तो हम जानते हैं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट के कंप्लीमेंट भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। E1 कंप्लीमेंट, E2 कंप्लीमेंट, E3 कंप्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये ब्रैकेट में रीजन हो गए कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या इंडिपेंडेंट है। जहां कॉम्प्लीमेंट भी था इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। अब यहां से PE1 कंप्लीमेंट, PE1 कंप्लीमेंट का मतलब 1 माइनस P ऑफ E1, तो ये बन गया बेटा 1 माइनस 1/2 इंटू PE2 डेट इज 1/3 इंटू PE3 डेट इज 1 प्लस PE1 1/2 PE2 कंप्लीमेंट 1 माइनस 1/3 PE3 डेट इज 1, फिर PE1 1/2 PE2 1/3 PE3 कंप्लीमेंट 1 माइनस 1 प्लस PE1 PE2 PE3, PE1 1/2 है, PE2 1/3 है, PE3 1 है। अब सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, प्लस माइनस करना आप जानते हो, इसको ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 2/3। सो 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 थर्ड पार्ट। X is taking up subjects maths, physics and chemistry in the exam. His probability of getting grade A in these subjects are 0.2, 0.3 and 0.5 respectively. बेटा रिस्पेक्टिवली लिखा है तो इसका मतलब मैथ्स में ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2, फिजिक्स में है 0.3 और केमिस्ट्री में है 0.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट्स। बेटा 2 सब्जेक्ट में ग्रेड ए का मतलब है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, ये कंसीडर होगा। तो 3 सब्जेक्ट है, 3 इवेंट्स मान लिए। लेट E1 डिनोट्स इवेंट दैट X टेक्स ग्रेड ए इन मैथ्स, E2 इवेंट फिजिक्स के लिए और E3 केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स में ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी है 0.2, फिजिक्स में ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और केमिस्ट्री में ग्रेड ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा ग्रेड ए इन 2 सब्जेक्ट एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 का मतलब है अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में ग्रेड ए नहीं है तो E1 का कंप्लीमेंट, तब साइमल्टेनियसली E2 और E3 में तो ग्रेड ए होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 में ग्रेड ए का मतलब है तीसरे में ग्रेड ए नहीं होना चाहिए, या फिर या मतलब यूनियन, यूनियन मतलब और मतलब ऐड करना केसेस को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 मतलब यह है कि मैथ्स और केमिस्ट्री में तो ग्रेड ए बने लेकिन फिजिक्स में साइमल्टेनियसली ग्रेड ए ना बने। थर्ड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 कंप्लीमेंट, तो मैथ्स और फिजिक्स में ग्रेड ए तो साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री में ग्रेड ए नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैथ्स में 0.2 प्रोबेबिलिटी गिवन है ग्रेड ए की, तो इवेंट E1 अगर करे या ना करे, इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 फिक्स है। साइमल्टेनियसली E3 की प्रोबेबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो PE1 कंप्लीमेंट इंटू PE2 इंटू PE3 प्लस PE1 इंटू P ऑफ E2 कंप्लीमेंट
इंटू पी ऑफ E3 प्लस पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ E3 कंप्लीमेंट। ब्रैकेट में रीजन बिकॉज E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई डॉट ई डॉट लिख रहा हूं बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इट इंप्लाइज E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 कॉम्प्लीमेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसलिए इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया है? प्रोडक्ट में। बेटा PE1 कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ E1 0.2 है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस P ऑफ E1, 1 माइनस 0.2 इंटू P ऑफ E2 कितना है? 0.3, P ऑफ E3 0.5। अब P ऑफ E1 दैट इज 0.2, PE2 कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.3 और P ऑफ E3 इज 0.5 प्लस PE1 ये बनेगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 1 माइनस 0.5। ये लिख दिया बेटा प्रोबेबिलिटी। इसको मैं थोड़ा बैलेंस कर देता हूं ठीक से। प्लस ये प्रोबेबिलिटी लिखी है E1 दैट इज 0.2 इंटू 0.3 इंटू 1 माइनस 0.5। बेटा ये है E3 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां से कैलकुलेशन है दैट इज 0.8, 0.15 दैट इज 0.12 कैलकुलेशन है। आप बना सकते हो 0.2 इंटू 0.5 दैट इज 0.1 इंटू 0.7 तो कितना हो जाएगा? 0.07। अभी देख रहे हैं कहीं कैलकुलेशन में गलती होगी तो बैलेंस भी कर लेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद ये 0.6 इंटू 0.5 दैट इज 0.03। ये बना था 0.06 इंटू 0.5 यही बनेगा। अब यहां से इसका कैलकुलेशन है बेटा ये कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.12 दैट इज 0.22। So 0.22 is the required answer. Question number 31. A bag contains 8 marbles of which 3 are blue and 5 are red. One marble is drawn at random, its color is noted and the marble is replaced in the bag. बेटा मार्बल को वापस रख दिया है तो विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इस सैंपल स्पेस इफेक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी तो कौन सी इवेंट्स मानी जाएंगी? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। A marble is again drawn from the bag and its color is noted. Find the probability that the marble will be first part है blue followed by red, second है blue and red in any color, third है of the same color. तो बेटा पहले फर्स्ट पार्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने दो इवेंट डिफाइन किए AI और BI. AI denotes the event of drawing a marble of red color in ith draw and BI denotes the event of drawing a marble of blue color in ith draw. I1, 2 क्योंकि दो बार ही मार्बल ड्रॉ करने हमें तो फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ दो ड्रॉ की बात है। तो बेटा पहला लिखा ब्लू फॉलोड बाय रेड तो इसका मतलब पहली बारी में रेड मिले देन सेकंड ड्रॉ में ब्लू मिले। ब्लू फॉलोड बाय रेड तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे कौन सा मार्बल मिले? पहली बार ड्रॉ करें तो रेड, उसके बाद सेकंड भी ड्रॉ करना है कंपल्सरी इंटरसेक्शन, सेकंड ड्रॉ पर क्या मिले? ब्लू। तो बेटा विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B2। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे A1 एंड B2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। I डॉट E डॉट कंप्लीट लिखना बेटा इसको। अब A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का मतलब होगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो रेड मार्बल कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 8, तो 5/8 बेटा 5C1/8C1 भी लिख सकते हो, 5/8 ही बनेगा। और फिर सेकंड ड्रॉ पर क्या मिले? ब्लू मार्बल। विद रिप्लेसमेंट है तो इसको वापस रख दिया, 8 के 8 ही हैं। तो अब ब्लू मार्बल, ब्लू कितने हैं? 3 और टोटल कितने हैं? 8। तो आंसर कितना हो गया? 15/64 दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बेटा सेकंड पार्ट में क्या है? ब्लू एंड रेड इन एनी ऑर्डर।
इन एनी ऑर्डर का मतलब होगा फर्स्ट रो पर रेड मिल जाए देन ब्लू, या फिर फर्स्ट रो पर ब्लू मिल जाए देन रेड, ये मतलब है ना। P ऑफ A1 इंटरसेक्शन B2 मतलब फर्स्ट रो पर रेड और सेकंड रो पर ब्लू, या फिर फर्स्ट रो पर ब्लू सेकंड रो पर रेड। तो बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है विद रिप्लेसमेंट की वजह से, तो इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह बन गया ये P ऑफ A1 इंटू P ऑफ B2 प्लस P ऑफ B1 इंटू P ऑफ A2, ब्रैकेट में रीजन बिकॉज A1 B2 एंड B1 A2 दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अब यहां से बेटा P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का मतलब फर्स्ट रो पर कौन सा मार्बल मिले, रेड मार्बल, तो रेड मार्बल टोटल 5 है तो 5/8, फिर ब्लू मार्बल, ब्लू की प्रोबेबिलिटी बनी 3/8, अब फर्स्ट रो पर ब्लू मार्बल 3/8 देन 5/8, कितना बन जाएगा ये 15/32, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा थर्ड पार्ट है ऑफ सेम कलर, दोनों मार्बल जो है सेम कलर के होने चाहिए, तो इसका मतलब या तो दोनों रेड हो या दोनों ब्लू हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 मतलब फर्स्ट रो पर भी रेड मार्बल सेकंड रो पर भी रेड मार्बल, AI इवेंट रेड के लिए, या फिर प्लस अनदर केस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों ब्लू मार्बल, फर्स्ट रो पर भी ब्लू मार्बल एंड साइमल्टेनियसली सेकंड रो पर भी ब्लू मार्बल। बेटा विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, P ऑफ B1 इंटू P ऑफ B2, फिर से ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, I डॉट E डॉट। तो अब यहां से A1 फर्स्ट रो पर रेड कलर मार्बल मिले, रेड कलर कितने टोटल 5/8, विद रिप्लेसमेंट है फिर से वापस रख दिया है, फिर रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8, ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कितने हैं 3/8 वापिस रख दिया फिर से 3/8, ये बनेगा बेटा 25 प्लस 9 34/64 दैट इज 17/32। बेटा सिंपल कैलकुलेशन आप बना सकते हो, सो 17/32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स जो डिस्कस किए हैं वो दो टॉपिक्स पर मेनली काम किया है, एक तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन पर। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ऑल द बेस्ट।